हेलो बच्चों। तो आज बात करने जा रहे हैं हम क्लास 10 यूपी बोर्ड के बारे में। और आज देखेंगे कुछ ऐसा अनसॉल्व सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? अनसॉल्व। और अनसॉल्व सॉल्व करने के साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से हमारी आते हैं, ताकि हमारी जो मेहनत है वो क्या है, एक अच्छा रंग लेकर आए और हम क्या कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ और अच्छा नंबर स्कोर करके जाएँ क्लास 10 से। तो देखते हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड पेपर का सेट नंबर है सेट फर्स्ट 822 HB। और यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन अगर हम देखने जाए कुछ इस तरीके से, पहला बहुविकल्पी है क्वेश्चन। बहुविकल्पी क्वेश्चन में हमसे कुछ बातें पूछी हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हमारी चीज़ें आ रही हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए कह रहा है एक त्रिघात बहुपद। अब देखो एक बात समझ में आनी चाहिए कि त्रिघात बहुपद जब भी हम बात कर रहे हैं, त्रिघात बहुपद में हम बात कर रहे हैं ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही तो बात कर रहे हैं। एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, देखो जितना इसका कोटि होता है, जितनी इसकी कोटि होती है, कोटि यहाँ पे कितनी है, कोटि अगर मैं बात कर लूँ जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डर, क्या बोलते हैं, ऑर्डर, ये कितना है 3। तो जब ये 3 है तो ये शून्य भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि आपको क्या है करना है। आगे अगर हम बात कर लें, इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ यहीं द्विघात समीकरण होता एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे कितना होता, कोटि, कोटि होता 2, तो शून्य की संख्या भी कितनी होती, 2 होती। तो इस तरीके से आप क्या करते, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हो, अभाज्य गुणनखंड तो आप एलसीएम से ही निकालते हो। किससे निकालते हो, एलसीएम से। यहाँ करोगे तो 70 आएगा, यहाँ करोगे तो 35 आएगा, 35 आएगा, फिर 5 करेंगे 7 आएगा और 7 करेंगे 1 आएगा। 2 बार 2 है, 2 बार 2 है, एक बार 5 है और एक बार क्या है 7, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एलसीएम करना है, कुछ यहाँ पे नया काम नहीं करना है। आप देख लीजिए, आगे चलते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपका समय भी कम लगेगा इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा 3 का रहा है भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में संबंध क्या होगा। आपने बहुत पहले पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि जिससे हम क्या करते हैं, भाज्य मतलब जिसमें हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, और ये क्या होता है, भाजक। क्या होता है, भाजक। इधर होता है भागफल, और लास्ट में जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल, यही तो बोलते हैं। तो आपने पता है जिसमें हम भाग दे रहे हैं भाज्य, जिससे भाग दे रहे हैं भाजक, और जो आता है भागफल, और जो बचता है वो क्या, शेषफल। तो मुझे एक बात पता है, जब भाज्य की बात, क्योंकि देखो यहाँ पे भाज्य बस 2 ही बार निकाल रहा है, मतलब बीच वाला नंबर। जैसे अगर मैं बात करूँ, ध्यान समझो कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ 16 है और 3 से भाग देना है, 3 25 15, तो मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा 16 इज इक्वल टू, यहाँ हम बात कर लेंगे भाजक गुणे, हम बात कर लेंगे भागफल प्लस शेषफल। तो कितना है 3 5, मतलब क्या, आप देखना ध्यान से, मतलब ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया, खत्म हो गया। बचा ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि शेषफल का भागफल में गुणा होता नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बचा ये, देख लेते हैं। तो ये दोनों हमारा तो हुआ नहीं, लास्ट ऑप्शन यही बचा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो होगा। तो आपने ध्यान रखना है इसको कैसे करना है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। तीसरा नंबर, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में संबंध बतलाना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर 16 को, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, अगर मैं 16 ले रहा हूँ तो 16 क्या हो गया हमारा, 16 हो गया भाज्य, और 3 का 5 में गुणा करेंगे, मतलब भाजक का भागफल में गुणा करेंगे प्लस शेषफल करेंगे, तब जाके 16 बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं भाजक भागफल प्लस शेषफल होगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रैखिक समीकरण हमको दे रखा है x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे इनका हल कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि a1/a2 निकालेंगे और इसको कंपेरिजन करेंगे, a1x प्लस b2x प्लस b1x, सॉरी a1x प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। a1 बराबर आएगा 1, b1 बराबर आएगा 2,
C1 बराबर आएगा 5, ये आएगा हमारा। यहाँ अगर हम तुलना करेंगे A2x प्लस B2x प्लस C2 से, तो A2 बराबर कितना आएगा? A2 बराबर ये जो हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट लगा हुआ है जिसको बोलेंगे गुणांक, तो A2 कितना है? -3। B2 कितना है? -6। और यहाँ बात कर लें C2 कितना है? 1। तो अनुपात निकालेंगे। अगर मेरा बात कर लूँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 निकाल रहा हूँ और C1/C2 निकाल रहा हूँ, जो भी आएगा उसके हिसाब से बात करेंगे। 1/2 ये आ रहा है, -3/-6 आ रहा है, मतलब 1/2 आएगा। और यहाँ कितना हो रहा है? 5/1। मतलब A1/A2 B1/B2 के बराबर है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो 3 एक कम 3 दूना 6, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों बराबर हैं, ये C1/C2 के बराबर नहीं है। तो हम जानते हैं कि जब ये कंडीशन आती है तो वो अद्वितीय तो नहीं होगा और ना ही 2 होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल मैं बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर लूँगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल तो तब होते हैं जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है। मतलब ये भी मेरा सही नहीं है। सही कौन सा है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। मतलब यहाँ पे कोई हल ही नहीं आएगा। और अद्वितीय का मतलब होता है 2 हल, जो कि हमारा होता है A1/A2। कंडीशन यही है, नॉट इक्वल टू या बराबर नहीं होता है किसके? B1/B2 के। तो ये वाला होना चाहिए। तो ये तो फॉलो कर नहीं रहा है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। 2 का हल का मतलब अद्वितीय की ही बात कर रहा है। अपरिमित रूप से अनेक हल, ये कंडीशन होता है तो इसको फॉलो नहीं कर रहा है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये कोई नहीं हल होगा, क्योंकि ये समांतर का कंडीशन बनाएगा और इस समांतर की ही कंडीशन है। ठीक है ना? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है -5 -1 3 7 का सर्वांतर होगा। देखो सर्वांतर बराबर क्या होता है? सर्वांतर बराबर होता है आपका दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद जिसको बोलते हैं क्या? T2 माइनस पहला पद जिसको बोलते हैं T1। तो मैं बोल सकता हूँ T2 - T1, T2 - T1। या मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो ऐसे ही हमारा क्या निकलता है? सर्वांतर। तो मैं निकालता हूँ दूसरा पद क्या है यहाँ पे? ये T1 है, ये T2 है, और ये क्या है? T3 है, और ये T4 है। ये हमारे क्या हैं? पद दे रखे हैं। तो हम जानते हैं T2 - T1 मतलब कितना? -1 -5 -1 + 5 मतलब कितना? 4। कितना हो गया? 4। तो आपको समझ में आ गया कि सर्वांतर जो आया वो कितना आया? 4 आया। अब अगर मैं बात कर लूँ तीसरा और दूसरे पद में, तो तीसरा कितना दे रखा है? तीसरा दे रखा है 3 -1 मतलब कितना? 3 + 1 मतलब कितना? 4। तो सर्वांतर कितना आ गया? 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। इस तरीके से आप निकालेंगे। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा बोल रहा है, चूंकि हमने क्या निकाला था यहाँ पे? ये सर्वांतर निकाल दिया। अभी 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है ax² + bx + c का विविक्त कर होगा। देखो विविक्त कर क्या होता है? हम जानते हैं कि b² - 4ac इज इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू हम क्या बोलते हैं? 0। तो ये देखो -2ac तो होगा नहीं, +4ac होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो ऑप्शन तो यही बच रहा है ना, b² - 4ac इक्वल टू हम लेते हैं 0 समथिंग। तो ये हम निकालते हैं, ये हम क्या करते हैं? निकालते हैं। और यही होता है हमारा विविक्त कर। ठीक है ना? आगे बात करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। अब देखो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक बिंदु है, 2 बिंदु है, इसको मान लिया x1 y1 और इसको मान लिया x2 y2। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मुझे क्या करनी है? निकालनी है। और यहाँ पे जो दे रखा है x1 y1 वो दे रखा है 2 3 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है? 4 और 1 दे रखा है। मतलब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही तो होगा।
अभी अगर हम बात कर लेंगे x2 माइनस x1 मतलब कितना, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बात कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी कितना होगा 4, कितना आ गया रूट में 8, मतलब कितना बोल सकते हैं 2 रूट 2 मात्रक, 2 रूट 2 मात्रक, मतलब क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारा। मात्रक इसलिए लिखा, कोई उसकी यूनिट होगी जिसको बोलते हैं हम सेंटीमीटर, मीटर, यहाँ कुछ दिया नहीं है इसलिए हमने क्या लिया, मात्रक लिया। क्या लिया, मात्रक। चलिए आगे चलते हैं। फार्मूला याद होना चाहिए दो बिंदुओं के बीच का दूरी का। आप देखो इसको कभी कभी कहीं हमारा ये भी लिखा होता है, कन्फ्यूज मत होइएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखा होता है प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चा यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लें तो हमारा टर्म तो ही बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो ध्यान नहीं रखना है, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण हमें दे रखा है। अभी द्विघात समीकरण क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 दे रखा है। कह रहा है कि मूल बराबर है। देखो मूल बराबर होता है तो हम जानते हैं जो d होता है जिसको बोलते हैं विविक्त कर, वो 0 होता है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इसकी तुलना करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तुलना करने पर ये बात पूरा लिखोगे तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ जाएगा हमारा 3, b बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा हमारा -12, b बराबर कितना आ जाएगा -12, और c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा m, कितना आ जाएगा m। तो तुम्हें यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। अगर मैं बात कर लूँ b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू दे रखी है -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है m इज इक्वल टू 0। उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 3 12, उधर गया 12m, और ये कितना हो जाएगा 144, या इसको 12 गुणे 12 लिख दो, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा। m बराबर कितना हो जाएगा 12 गुणे 12 बचे 12, मतलब कितना हो गया, जो वैल्यू आई वो मान आया वो कितना है 12 आया, यही हमारा क्या होगा सही होगा। तो सीधी सीधी बात है, समान होता है मूल तो 0 होता है, ये बात हम जानते हैं, और यही आपने क्या करना है। एक कंडीशन और होती है, लगे हाथ देख लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 होता है, मतलब इसका मान अगर बड़ा है 0 से तब यहाँ पे मान हमारे क्या होते हैं, ये हमारा मान कैसा होता है, रियल मान होता है। कैसा मान होता है, रियल मान होता है। और ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 अगर आ रहा है, मतलब 0 से कम, तो ये मान होता ही नहीं है, मतलब वहाँ हल हमारे नहीं निकलेंगे, कुछ भी हमारा मूल आएगा नहीं, ये बात ध्यान रहे। तो ये कंडीशन है 3, आपने पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम बात करें 9वें नंबर क्वेश्चन में, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं यहाँ 2a दे रखी हैं, ध्यान रखिएगा ये मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे ये दे रखा है 2a दे रखा है, 2a है तो उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई कितनी होगी। देखिए आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई अगर मैं निकाल रहा हूँ, ये 2a दे रखा है, ये 2a और ये 2a, तो हम जानते हैं होता है शीर्षलंब की लंबाई बराबर √3/2 गुणे भुजा, ये होता है। तो कटेगा तो कितना आएगा a√3, कितना आएगा a√3, मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, सी ऑप्शन सही हो रहा है। अब ध्यान रखेंगे फार्मूला आपने याद होना चाहिए कि शीर्षलंब की लंबाई का फार्मूला होता है, शीर्षलंब की लंबाई ये होता है a√3/2, ये होता है। तो यही आपने क्या करना है, पुट करना है, और इस तरीके से आपका क्या होगा, हल निकलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है निम्न का सारणी का माध्य होगा। आपको माध्य निकालना है, क्या निकालना है, माध्य। देखिए माध्य निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ दे रखा है वर्ग अंतराल दे रखा है, क्या दे रखा है वर्ग अंतराल, और नीचे दे रखा है आपका बारंबारता, क्या दे रखी है बारंबारता। तो आप एक तरफ बना लेंगे वर्ग अंतराल और एक तरफ बना लेंगे क्या बारंबारता, बारंबारता। तो वर्ग अंतराल अगर हम बात कर लें तो कितना है 1 से 3 है, ये दे रखा है बारंबारता, मतलब f दे रखा है। इसका हम मिड वैल्यू निकालते हैं, x मध्य बिंदु जिसको बोलते हैं। तो इसका मध्य बिंदु निकालने का मतलब 1 और 3 का आधा करेंगे तो जो आएगा वही होगा, मतलब 4/2 मतलब 2। आप सीधे सीधे समझिए
कि दोनों के बीच का मध्य बिंदु, मतलब 1 और 3 के बीच क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। 3 और 5 का या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 + 5/2 मतलब 8/2 का मतलब 4, मध्य बिंदु ये होगा। या आप देख सकते हैं दोनों के बीच हमारा क्या आएगा, 4 ही आएगा। ये कितना है, 1 3 के बीच 3 आ गया और 3 5 के बीच 2 आ गया। 5 7 के बीच अगर मैं देख लूँ बारंबारता कितनी है, 4। और 7 9 के बीच अगर मैं देख लूँ तो कितना है, 2। 9 11 के बीच देख लूँ तो कितना है, 3। 5 7 के बीच जो आएगा वो 8 आएगा। 7 9 के बीच जो आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा, 8 आएगा। 5 7 के बीच क्या आएगा, 6 आएगा। और 7 9 के बीच क्या आएगा, 8 आएगा। और 9 11 के बीच क्या आएगा, 10 आएगा। ये बात आपने समझ में आनी चाहिए, ध्यान समझ लीजिए। मध्य बिंदु का मतलब जो इसके बीच का बिंदु, 5 7 के बीच 6 ही आएगा, 7 9 के बीच 8 ही आएगा और 9 11 के बीच 10 ही आएगा। आपने करना क्या है, एफ निकाल लेना। चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा रफ टफ लगा रहा हूँ, आगे क्वेश्चन आएंगे तो सही से लगेगा। 3 दूना 6, दोनों का गुणा करना है एफ और एक्स का। 4 दूना 8, 6 चौके 24, 8 दूना 16, 10 तियाँ कितना, 30। सबको जोड़ दीजिए, सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये जो जोड़ेंगे वो क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स आएगा। क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स। यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा, 6 4 10 8 18 6 24, 4 2 आ गया, 3 1 4 2 6 2 8 84 आएगा। कितना आएगा, 84। सिग्मा एफ को अगर हम जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, 3 2 5 6 5 4 9 2 11 3 14 आ गया। और हम जानते हैं माध्य बराबर कितना होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। मतलब मैं बात कर लूँ 84/14 और 14 का हम 6 टाइम होता है, 14 6 84 पे 6 आया। कितना आया, 6। तो माध्य इस तरीके से आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता निकालनी है, दोनों का मध्य बिंदु निकालना है, एफ एक्स निकालना है, दोनों सबको जोड़ना है, सिग्मा एफ एक्स निकालना है। सिग्मा का मतलब सबका जोड़, सिग्मा का मतलब क्या, सबका जोड़। और यहाँ सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा एफ का मतलब बारंबारता का जोड़। तो सबको जोड़ दिया, हमारा जो आया भाग दिया, कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 निकालते हैं। कह रहा है साइन 27/cos 63, ये हमें दे रखा है, ठीक है ना। और दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, ये पूरक कोण बना रहा है। कैसा बना रहा है, पूरक कोण, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं इसको अगर हल करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 90 - 27, 90 - 63, सॉरी 90 माइनस कितना होगा, 63। अगर 90 में से 63 घटाएंगे, 90 में से 63 घटाएंगे तभी 27 आएगा। कितना हो गया, cos 63। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा मतलब कितना, cos थीटा। कितना होता है, cos थीटा। और यहाँ पे भी दे रखा है cos 63, काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। और यही क्या होगा, हमारा हल होगा 11 नंबर का। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि हल कितना आया, 1 आया। और यही हमारा क्या होगा, हल होगा। आपको पता है कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से 8.3 वाला चैप्टर हटा दिया है और वो यही एक्सरसाइज है। तो ध्यान रहे आपको कि आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है। एक आध नंबर के क्वेश्चन इधर उधर से आ जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आपको लगाना पड़ेगा बच्चा क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करें, बिना उसके आपको होने वाला नहीं है कुछ। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है cos a बराबर दे रखा है कितना, √3/2 दे रखा है और sin 2a का मान पूछ रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कर रहा है, यदि cos a बराबर √3/2 तो हमसे पूछ रहा है sin 2a का मान कितना होगा। अभी cos a बराबर मुझे पता है √3/2। अब मुझे एक बात सोचनी है कि cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, cos 30 डिग्री पर। किस पर होती है, cos 30 डिग्री पर। मतलब a का जो मान आया वो कितना आया, वो आ गया 30 डिग्री। और हमसे पूछ रहा है sin 2a का मान बताइए। sin 2a का मान मतलब sin 2 गुणे और a का मान कितना है, 30। मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ गया, sin 60 डिग्री। और sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी। आपने इसको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। ए का मान निकालिए, पुट करिए, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट कर रहा है 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए का मान कितना होगा। अब देखो तुमको फार्मूला पता होना चाहिए। बिना मान पता हुए या बिना फार्मूला याद हुए ये क्वेश्चन तो लगने वाला है नहीं। 1 + tan स्क्वायर ए और नीचे दे रखा है 1 + cot स्क्वायर ए। मैं जानता हूँ एक बात
1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है बताओ, कॉस स्क्वायर ए का। मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, अपान में कोसेक किसका उल्टा होता है साइन स्क्वायर ए का। तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूँगा जो कि उल्टा होगा तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए कितना होता है टेन स्क्वायर ए। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और यही आपने क्या करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है अगर आपको याद हो तो। साइन 2a इक्वल टू कितना देखा है 2 साइन ए। जब a का मान कितने के बराबर हो कि दोनों बराबर हो। देखो एक बात समझो, साइन की वैल्यू जो होती है 0 डिग्री पर कितनी होती है 0, 30 डिग्री पर कितनी होती है 1/2, 45 डिग्री पर कितनी होती है 1/√2, 60 डिग्री पर कितनी होती है √3/2, और 90 डिग्री पर कितनी होती है 1। जो ऑप्शन में दे रखा है 0, 30, 45 और 60 दे रखा है। ध्यान रहे कि जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे ये तीनों वैल्यू तो कभी भी बराबर नहीं होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा। पुट करके आप चेक कर लेंगे। यहाँ अगर मैं पुट कर रहा हूँ 0, क्या पुट कर रहा हूँ 0, तो यहाँ पे भी कितना हो गया 0, और साइन 0 कितना होता है 0, तो 2 गुणे 0 बराबर 0 ही आएगा, और साइन 0 कितना आएगा 0। मतलब यही एक इकलौती वैल्यू है जो कि मुझे क्या देगी बराबर मान, और इसको पुट करके चेक करिएगा कभी बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, यही सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से हमें क्या 15 नंबर क्वेश्चन है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए हमें दे रखा है 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के, मतलब परिधि कितनी है 2πr बराबर दे रखा है कितना 22 सेंटीमीटर, और r बराबर कितना हो जाएगा 22/2 इंटू बाई का मान कितना होगा 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, कितना आ गया 7/2। सीधे सीधे बस सॉल्व किया है 7/2 आ गया। 7/2 किसका मान आया r का। अब कह रहा है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये होता है हमारा θ/360 गुणे कितना πr², और ये कितना है थीटा का मतलब ये जो चतुर्थांश बनाता है वो कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। तो 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 11 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 11 से 77 और इधर 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 77/8। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। कैप्सूल संयोजन है। देखिए कैप्सूल का मतलब क्या, कैप्सूल का मतलब इसकी बात कर रहा है हमसे, ये जो दोनों तरफ हमारा लगा होता है कर्व टाइप का, ये होता है हेमीस्फेयर। ये तो कैप्सूल क्या होता है, एक बेलन होता है, एक बेलन और दो अर्धगोले का हमारा क्या होता है संयोजन होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारा बेलन है, इसके इधर लगाया ये तो हमारा क्या हो गया, ये अर्धगोला हो गया। क्या हो गया, अर्धगोला। ठीक इसी तरीके इधर लगा हुआ तो क्या होगा, एक अर्धगोला। तो दो अर्धगोले होंगे और एक क्या होगा, एक ये बेलन होगा। एक क्या होगा, बेलन, जो कि हमारा क्या है पेपर का फॉर्म हमने फोल्ड किया है। ठीक है ना, तो ये बेलन और ये दो हमारा क्या हो जाएगा, अर्धगोला। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कुछ आंकड़े का माध्य बहुलक और हमारा दे रखा है, माध्य और बहुलक दे रखा है। पूरे बहुलक जो होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे कितना माध्य, ये होता है। बहुलक आपने दे रखा है, माध्य और बहुलक का मतलब माध्य हमें दे रखा है 32, कितना दे रखा है 32, बहुलक जो दे रखा है 35 दे रखा है। ये 3 गुणे माध्यिका हम मान के चलते हैं। माध्यिका अगर हम निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 32 दूना 64, 35 प्लस 64/3, 5 4 9 6 3 9/3, मतलब कितना आ गया
33। आपने मान पता होना चाहिए, कितना आएगा? 33 आएगा। ठीक है, फार्मूला याद होना चाहिए यहाँ फार्मूला याद होना चाहिए कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माने 2 गुणे माध्य, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अगर अभी यहाँ पे हमसे पूछ रहा है बहुलक वर्ग कौन सा होगा। देखो बहुलक का मतलब क्या, जहां हमारी बारंबारताएं ज़्यादा आ रही हैं, जिस संख्या की बारंबारता हमारा ज़्यादा होगा उसी को हम बोलेंगे क्या? बहुलक बोलेंगे। अब एक बात समझो, 0 से 5 में जो बारंबारता आ रही है वो 8 ही बार आ रही है, 5 से 10 में 7 ही बार आ रही है, 10 से 15 में 18 बार आ रहा है, और 15 से 20 में 19 बार आ रहा है, और 20 से 25 में 6 बार आ रहा है। इनमें बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है? 19 की। तो 19 वाला जो हमारा होगा वर्ग अंतराल, वही हमारा क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। वर्ग का मतलब वर्ग अंतराल की ही बात कर रहा है, तो मतलब ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ये। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मैं बोलूं कि दे रखा है सीरीज 5 1 1 6 6 6 7 3 8 6, फिर पूछे आपसे बहुलक कितना है, तो आप देखिए 6 6, ये हमारा कितना है? 4 बार आया, इसलिए बहुलक कितना होगा? 6 होगा। तो इसी तरीके हमारा क्या होता है वर्ग अंतराल में भी हम करते हैं, जिस बारंबारता को हमारी सबसे ज़्यादा बार आएगी वही हमारा क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। आपने ये बात पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर। देखो पासे जब उछालोगे तो बच्चा, आपकी कंडीशन यहीं पर बचेगी कि 2 पासों को उछालने पर संख्याओं का योगफल 10 प्राप्त हो रहा है, तो आपका यही आएगा जो आएंगे 1 3 1 4, पहली बार 1 दूसरी बार 4, पहली बार 1 दूसरी बार 5, पहली बार 1 और दूसरी बार 6, दूसरी बार 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँगा 3 1 3 3 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 कितना? 6। और इसी तरीके बात कर लूँ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 कितना? 6। इसी तरीके बात कर लूँ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। लास्ट हमारा आएगा जो 6 ही होते हैं पासे में, तो 1 से लेकर 6 ही नंबर होते हैं, तो 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब देखो 10 कब कब आएगा? एक तो 6 4 पे आएगा, और एक किस पे आएगा? 4 6 पे आएगा, एक 5 5 पे आएगा। ये 3 ही नंबर हैं जहाँ पे हमारा क्या आएगा? 10। इसके अलावा जो भी नंबर दे रखा है इन्हीं को, जो 6 4 10 5 5 10 और 4 6 10। तो पासे के संभवतः जो संख्याएं टोटल हैं वो कितनी हैं? 6 को 6 बार आ रहा है, मतलब एक रो कितना है? 6 है। तो ऐसे ही 6 रो कितना हो गया? इसको बोलते हैं रो इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना हो गया? एक में 6 आ रहा है, तो 6 में कितना हो गया? 36। टोटल कंडीशन कितनी होगी? 36। और जो आती है कंडीशन, जो आ रही है कंडीशन वो कितनी है? 1 2 और 3, मतलब 3 3 बटा 36 का मतलब अगर मैं सॉल्व करूँगा 3 1 कम 3 दूना 6, मतलब 1 बटा 12। तो ये जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता का फार्मूला ही यही होता है, घटना घटित होने की प्रायिकता बटे कुल घटना। घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी है? 3 है। अब कुल घटनाएं कितनी हैं? टोटल हमारी घटनाएं कितनी हैं? 36 हैं। तो 3 बटा 36 मतलब कितना हो गया? 1 बटे 12। 1 बटे 12 का मतलब कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, ठीक। 20वां नंबर कह रहा है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या। अब देखो पासे में सम संख्याएं क्या होती है बच्चा? पासे में सम संख्या 1 से 6 तक की संख्या होती है, मतलब 2 4 और 6 यही सम संख्या होती है। तो घटना घटित होने की प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फार्मूला यही होता है, घटना नंबर ऑफ इवेंट जो होगा, और टोटल इवेंट की अगर मैं बात कर लूँगा, जो हमारा टोटल इवेंट का मतलब जो टोटल घटनाएं होंगी उसकी बात कर लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना होगा? घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी है? टोटल इवेंट। तो ये कितना है? नंबर ऑफ इवेंट अगर मैं बात कर लूँगा 3 है। घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी है? 2 आएगा, 4 आएगा, 6, क्योंकि बोल रहा है कि सम संख्या प्राप्त होने की, सम तो 3 ही प्राप्त होगा, और टोटल कितना होगा? 6। अगर अनुपात निकालूंगा तो 1 बटा 2 आएगा, और यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा, मतलब 1 बटा 2। बस फार्मूला याद होना चाहिए। प्रायिकता क्या होता है? जो घटना घटित होगी अपन टोटल घटनाएं जो होंगी उसी के अनुपात को करेंगे।
तो आज MCQ बस किए हैं, इसके बाद वाले पार्ट में आपको सेकंड पार्ट में हम करवाएंगे आगे का क्वेश्चन। तो अभी आप लोग सारे तैयार हो जाइए और सबको बता दीजिए कि हाँ क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं अनसॉल्व की। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं अभी, और उसको क्या कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं। आपके लिए बहुत बहुत मददगार साबित होगा ये। धन्यवाद।